हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के अपनी इस नए वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी का सेकंड लैंग्वेज का, यानी कि ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली। और गुजराती मीडियम में भी अगर ये हिंदी होता है, वैसे तो शायद नहीं ही होता है, पर अगर है आपके लिए तो आपके लिए भी है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि उनका हिंदी मीडियम में जो हिंदी सब्जेक्ट होता है वो प्रथम भाषा का होता है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज होता है। और ये सेकंड लैंग्वेज यानी द्वितीय भाषा है। तो ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, इसलिए शुरू में ही ये बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो को देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करे, अपना बाकी का काम दूसरा करे। ठीक है, मैं अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं उसका भी ट्राई करूंगा, लेकिन फिलहाल ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से ये लेकर आया हूं मैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इस पे काम कर रहा हूं, लेकिन अकेले मुझसे नहीं हो पाएगा। रीजन है, मैंने हिंदी की बुक कभी देखी नहीं है सेकंड लैंग्वेज की। तो मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प ली और उनकी हेल्प से मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी किया, प्लस मैंने जो इसका इन लोगों ने प्रारूप दिया हुआ है, यानी जो फॉर्मेट पेपर दिया हुआ है, उसको मैंने देखा और समझा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ। जो भी मुझसे हो सकता है मैं वो आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप एक बार इसको ध्यान से सुन लेना, इट मे पॉसिबल आपकी हेल्प हो जाए। वैसे तो मेरा पूरा है कि मैं जैसे जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर ही बेस्ड है। यानी मैंने 2020 से लेके 2022 वाले, ये जिसमें जो 4-5 पेपर हुए थे ना, वो सारे मैंने कंसिडर किया। 2023 का पेपर मुझे मिला नहीं, इस वजह से मैंने कंसिडर नहीं कर पाया। उसके पहले का भी मुझे नहीं मिला, 2020, 21, 22, 3 साल प्लस बीच में जो जुलाई वाला पेपर हुआ था वो भी मैंने कंसिडर किया है। और उस पेपर को कंसिडर करने के बाद जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। मतलब अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वो, प्लस आपको मैं पेपर फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आपको क्या और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी मन में ऐसा डाउट रहे तो आप जरूर पूछ लेना, मुझसे जितना होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके काम का नहीं है इतना ज्यादा, मेन यहां से है। ये जो आपका पेपर है उसको समझना बहुत जरूरी है। मैं कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे मेन कैसा, हिंदी का जो पेपर है ना, इसमें कहीं ना कहीं देखो लैंग्वेज आ गई है, तो लैंग्वेज में आपकी राइटिंग स्किल बहुत मायने रखती है। अब बोलोगे सर हम लोग कहाँ से हिंदी लिखेंगे। मैं एक बात बिलीव करता हूं कि हम जिस जगह रहते हैं ना, इस जगह हिंदी कोई बैरियर नहीं है, उल्टा यहाँ पे एक बेनिफिट है कि आप एक ऐसी लैंग्वेज का पेपर लिखने जा रहे हैं जिसको आप डेली सुनते हो। ठीक है, जिसको आप डेली देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। दिन में 24 घंटों में से अगर आप 5 घंटे स्कूल में रहते हो तो वहां पे भी बातें होती है हिंदी में, घर पे भी डेफिनेटली होती होगी। मैं ये बिलीव करता हूँ, हम अमेरिका में नहीं रहते, कि हमारे पेरेंट्स जो है वो इंग्लिश में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग स्किल तभी अच्छी हो पाएगी जब आप वर्ड्स को सुने होंगे। इसीलिए आपको जरूरी है कि यहां से मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। आपको करना क्या है कि जितनी चीजें मैं बताऊंगा उनको कैसे भी करके एक बार आपको रीड जरूर करना है। रीड करोगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको वर्ड्स पता चलेगा। जब आपको वर्ड्स पता चलेगा तो आपको लिखने में बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको वर्ड्स ही नहीं पता होगा तो आप लिखोगे कहां से। इसलिए जरूरी है कि आपको वर्ड्स पता चले। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आपका जो पेपर है वो टोटल है ना 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, A B C D E। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन ए के बारे में बता देता हूँ। जो सेक्शन ए होता है वो आपका होता है गद्य विभाग होता है। क्या होता है सेक्शन ए? गद्य विभाग। गद्य का मतलब यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली पोयम रिलेटेड होता है, सॉरी पोयम बोल रहा हूँ, ये जो आपका स्टोरीज होता है उनसे रिलेटेड होता है। ठीक है, स्टोरीज हो गया, उसके बाद लेटर्स हो गया, जैसे आते ना कि आत्मजीवनी हो गया या पत्र हो गया, ऐसे करके होता है ना, या कहानियां हो गया, वो होता है। फिर सेकेंड होता है आपका पद्य विभाग, यानी जो पोयम्स होता है। अब इन दोनों में करना क्या है वो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका पेपर फॉर्मेट दिखा देता हूं जो बोर्ड ने प्रोवाइड किया है। बेस ये देखो लिखा है शैक्षणिक वर्ष 2023-24, यानी इसी साल वाला है। इसलिए ये मत सोचना कि ये पेपर में से आएगा या नहीं है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि उनके मन में ये डाउट क्यों आया। आप यहाँ पे देखो साफ साफ, यहाँ पे गुजरात बोर्ड का यानी जीएसईबी का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे बीच में भी देखो लोगो लगा हुआ है। ये मैंने अपने मन से प्रिपेयर नहीं किया, ये बोर्ड ने प्रोवाइड किया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है ये। ठीक है, तो आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। अब इसमें करना क्या, आपको प्रिपरेशन कैसे करना वो ध्यान से सुना। सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा बहुविकल्प वाले 8 प्रश्न पूछिए। मतलब कैसा है, बहुविकल्प का मतलब क्या, तो बहु नहीं होता है। बहुविकल्प का मतलब क्या, ऑप्शन। आपको टोटल 8 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो ऑप्शनल होंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा योग्य जोड़ा मिलाने के लिए 2 प्रश्न पूछे, यानी कि वो ए प्रोवाइड होगा, बी प्रोवाइड होगा, और आपको बोलेगा भाई इसमें से मैच करो। उसके बाद है एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ऐसे 4 प्रश्न, यानी 1 मार्क्स वाले आपको 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर 2-3 वाक्यों में ऐसे उत्तर लिखना है जिसमें से आपको 3 प्रश्न सॉल्व करना होगा, प्रोवाइडेड होगा 5, यानी 3 आउट ऑफ 5 वाला सिचुएशन होगा। और उसके बाद 7-8 वाक्यों में उत्तर दीजिए, यानी मान के चलो कि आप 1 पेज तक का आंसर लिखना। ठीक है, 1 या 1.5 पेज का जितना आप लिख पाओ। और आपको 2 क्वेश्चन होंगे, आपको वन लिखना है, यानी 1/2। और यही सेम फॉर्मेट आपका पद विभाग में भी होगा, नहीं विभाग बी में भी होगा, यानी सेक्शन बी में भी होगा। सेम वही 8 MCQs होंगे।
ठीक है। और उसके बाद वही ए और बी प्रोवाइडेड होगा, आपको ऐसे मिलाने के लिए बोल देगा। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 3/5 वाला रेशियो होगा और ये 1/2 वाला रेशियो होगा। यानी ये जो 50 मार्क्स का पेपर है, ये पूरा का पूरा आपका एग्जैक्ट बुक में से ही आने वाला है। एग्जैक्ट बुक मतलब एग्जैक्ट बुक में से ही आएगा, जो आपके एक्सरसाइज में से होता है। बहुत रेयर क्वेश्चन हुआ ऐसा कि जो मुझे एक्सरसाइज में नहीं मिला, बाकी ऑलमोस्ट पेपर्स जो था उसका पूरा का पूरा एक्सरसाइज में से था। तो आपको अब प्रिपरेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं बहुविकल्प प्रश्न वाले के लिए बात कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मेट प्रिपेयर किया, यानी जो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे प्रिपेयर किया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ब्लूप्रिंट के साथ यहाँ पे क्वेश्चंस भी, ये देखो, विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, यानी ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया ऑप्शन वाला हो गया। तो एमसीक्यूज वाले के लिए भी मैंने चैप्टर वाइज यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है। लाइक ओलोरी का अर्थ क्या है, तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 में है। मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन मैंने वो क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं जो उन्होंने पूछा था। साथ में मैंने बाजू में लिख भी दिया कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। जिसके बाजू में कुछ नहीं लिखा, समझ जाना वो एक बार पूछा है। जिसके बाजू में कुछ लिखा है, वो समझ जाना उतनी बार पूछा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन 4 बार पूछा है, ये वाला क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है। तो ये आपको इससे आइडिया लग जाएगा भाई हमको ये कितना इसके ऊपर फोकस करना है। अब मैं आपको बता दूं आपको प्रिपरेशन कैसे करना है एमसीक्यूज के लिए। तो जो आपके 8-8 यानी 16 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 मार्क्स का ये और 8 मार्क्स का ये, ठीक है। टोटल जो 16 मार्क्स का जो आपका एमसीक्यू होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी बुक में आप देखोगे तो आपके बुक में स्टार्टिंग के सेक्शन में आपको ये एमसीक्यूज अवेलेबल है। ये जो मैंने एमसीक्यूज यहाँ पे प्रोवाइड किया है, जैसे ये देखो, पंडित अलोपुद्दीन को किस पर विश्वास था, बंशीधर के अनुभवी पिता ने क्या कहा था, बंशीधर को पंडित अलोपुद्दीन ने कौन से पद पर नियुक्त किया था, ये सारे एमसीक्यूज वाले ही है, ठीक है। इनका जो क्वेश्चन है वो बुक में अवेलेबल है, ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो आप उसमें से रीड कर सकते हैं। हाँ, ये एमसीक्यूज मैंने इसलिए प्रोवाइड कर दिया ताकि इस पे आप ज्यादा फोकस करो। बाकी रीड तो आपको सारे एमसीक्यूज करने हैं। तो अगर आप एमसीक्यूज करते हो, आपके बुक में हर चैप्टर में 4 से 5 एमसीक्यूज प्रोवाइडेड है। 20 है, इसका मतलब 100 एमसीक्यूज है। और 100 में से मान के चलो कि आपको 20 एमसीक्यू में से कम 16 से 17 एमसीक्यूज तो बुक आ ही सकता है। बाकी के 2 से 3 एमसीक्यूज इट में पॉसिबल वो बुक की एकदम अंदर से जाके पूछ ले। और ऐसा होता है क्योंकि हिंदी है, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में ये सारी चीजें होती है। पर कम से कम 16 से 17 18 तक तो आप पहुंच सकते हो ना, इसको रीड करके। इसीलिए जो पहला टारगेट होगा आपका ये होगा कि आप कैसे भी करके आप एमसीक्यू सारे कवर कर लेना, तो आपके 16 मार्क कंफर्म हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने देखो प्रोवाइड किया है, मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देखो अभी लिखा है सोम बुआ की पड़ोसन का नाम क्या था, तो ये क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो। ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके वहां पे डाउनलोड कर लेना। ऐप पे ये प्रोवाइड नहीं करो क्योंकि ऐप पे हो सकता है डाउनलोड करने में इश्यूज हो, तो सीधा टेलीग्राम पे दे दे रहा हूं मैं, वहां पे जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर देना। और इसमें मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 5 का इस तरीके से करके मैंने लिख दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछते हैं वो किस तरीके से और कौन से चैप्टर में से पूछा गया है ज्यादातर। तो आप उन्हीं चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना। प्रिपरेशन कैसे करना वो भी मैं बताते जाऊंगा, पहले ये वाला क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद अगला आपका है ये योग्य जोड़े मिलाने के लिए प्रश्न। अब योग्य जोड़े मिलाने के लिए आपको 2 मार्क्स का आएगा, जिसके लिए मैं आपको बता दूं करना क्या है। सबसे पहले आपका जो पेज का स्टार्टिंग पेज है, सॉरी बुक का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, आपको इंडेक्स अच्छे से रीड कर लेना है। अब इंडेक्स में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे वहां पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं एक बार वो भी दिखा देता हूं। जैसे ये देखो, पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है रचना। रचना का मतलब कौन से चैप्टर की बात हो रही है, और उसके बाद लिखा हुआ है पात्र। पात्र का मतलब कैरेक्टर होता है। यहाँ पे देखो 3 नाम मेंशन है। अब ये पूछा है कि भाई इन ये जो 3 नाम है, ये इसमें से किसमें मतलब कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। तो जैसे सरस्वती चंद्र है, वजीर अली है, तो वजीर अली शायद मनोहरपुरी की सीमा पर वाला होगा। आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने इतना रीड किया है, लेकिन इतना रीड नहीं किया कि मैं सब कुछ बता पाऊंगा। लेकिन इस तरीके से आपको रीड करना होगा, भाई 9th का आंसर ये हो जाएगा, 10th का आंसर ये हो जाएगा, इस तरीके से आपको करना है। तो इसके लिए आपको 2 चीजों का नॉलेज होना जरूरी है, और वो ये है कि जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको उसके कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से प्रोवाइड किया कि आपको चैप्टर्स का कैरेक्टर का आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने क्लियरली नाम लिख लिख के दिया है, ठीक है। हालांकि मेरी गलती होगी, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी मैं नाम लिख दिया होता ना, तो आपको ये डायरेक्टली पता चल जाता भाई इस चैप्टर का ये कैरेक्टर है, क्योंकि लगभग कहीं ना कहीं एक ना एक कैरेक्टर का नाम मेंशन। जैसे ये देखो, कवि ने अमल धवल गिरी के शिखरों पर, तो कवि ने अमल धवल बादल, इस तरीके से कुछ ना कुछ नाम पूछ लिया है। अब एक गांधी जी वाला है तो चैप्टर नंबर 8 में है। अब चैप्टर में 8 का नाम क्या लिख दिया होता ज्यादा बेटर होता, लेकिन नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार चैप्टर्स को देख लेना तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके 8 8 2 10 10 10 20 मार्क्स का हो गया आपका, ठीक है। सेक्शन बी में भी सेम तरीके से प्रोवाइडेड होगा। और हाँ, अब उसमें पात्र तो होगा नहीं, तो उसमें क्या हो जाएगा, राइटर का नाम पूछ लेगा। राइटर का मतलब मैंने बोला ना कि ये किसने लिखा है। जैसे कैलेंडर है तो इन तीनों में से किसने लिखा है, बादल को घिरते देखा है किसने लिखा है, तो इस देखो लिखा ना यहाँ पे कवि के नाम बताइए। तो इस तरीके से वो आप लोग कवि के नाम पूछ सकते हैं, किसने लिखी है वो पूछ सकते हैं, पात्र पूछ सकते हैं। तो पात्र वाला तो आसान हो जाएगा अगर आप चैप्टर्स रीड करोगे।
जैसा मैंने बोला, रीड करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। कवि के लिए जो मैंने कहा वो आपको करना पड़ेगा, इंडेक्स में से जो आपका इंडेक्स होता है उसमें चैप्टर्स के नेम और राइटर्स के नेम, पोएट्स के नेम आपको रीड करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अगला क्या है। उसके बाद एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ऐसे 4 प्रश्न। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, मैं तीनों दिखा देता हूँ ना एक साथ। ये रहा एक एक वाक्य वाला, ये रहा 2-3 वाक्य वाला, और ये रहा 5 से 6 वाक्य वाला। यानी जो बुक में आपका यहाँ पे 7 से 8 वाक्य लिखा था, तो मान के चलना आपको ये 1 से 1.5 पेज तक का लिखना है। अगर और ज्यादा लिख पाते हो तो अच्छी बात है, पर कम से कम तो 1.5 पेज का रखना है, इससे कम बिल्कुल मत रखना, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि इस बच्चे को तो आता ही नहीं था, इसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, फेंक भी नहीं पाया बेचारा। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देना, राइटिंग स्किल बहुत मायने रखेगी, आप कितना अच्छा लिख पाओगे वो बहुत जरूरी है, तो इसलिए इसको याद रखना। और ये रहा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ये रहा 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और ये रहा 5 से 6 वाक्य वाले, यानी आपका 7 से 8 वाक्य वाले क्वेश्चन। तो ये आपका पूरा इसमें कवर हो गया, और क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं एक एक रीड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अगर एक एक रीड करूंगा तो जो मेन मुद्दा है वो सारे भटक जाएंगे, और क्वेश्चंस तो मैंने लिख ही दिया, तो क्वेश्चंस आप डाउनलोड करके आप अपना मैच कर सकते हो, बुक में से टिक कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं होगा। फिलहाल आगे चलते हैं, और अगला जो मुझे बताना है वो ये आपका राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन जो है आपको वो 20 मार्क्स का आएगा। तो राइटिंग सेक्शन, सॉरी राइटिंग बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, ग्रामर सेक्शन, व्याकरण और प्रयोजन मूलक हिंदी। तो ये जो आपका ग्रामर सेक्शन आने वाला है, उसके लिए आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनना। तो ग्रामर सेक्शन वाला अगर आप देखोगे ना, तो सॉरी, ज्यादा आगे चला गया, रुक जा रुक जा। हाँ, तो ग्रामर सेक्शन वाला देखोगे तो इसमें लगभग टोटल 10 चीजें पूछता है, देख लेता हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 9 9 18, हाँ ये 4 मार्क्स का पूछ लेता है, यानी 9 चीजें पूछा हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसका प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो इसके प्रिपरेशन करने के लिए मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जो बेसिकली ग्रामर सेक्शन का होगा, और उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने, मतलब 2 से 3 स्टूडेंट्स थे शायद, वो लोग मतलब अपना पूरा उनका एक ग्रुप है, तो उन लोगों ने जिस तरीके से पेपर को एनालाइज किया, मैं भी उनके साथ था। लेकिन कहते हैं ना, वो रेगुलर स्टडी करते हैं, इसलिए उनको आइडिया है कि क्या और कैसा है। तो उन लोगों ने जब पेपर को मैच किया, तो उन लोगों ने यही कहा कि सर सारे आंसर्स, मतलब ये जो सारी क्वेश्चंस हैं, ये हमारे बुक के ही हैं, पर इशू ये है कि बुक में हमारे एक्सरसाइज में ज्यादा अवेलेबल नहीं है। आपको बुक में 2-3 चैप्टर के बाद अवेलेबल है, लेकिन उसमें ढूंढने में आपको दिक्कत होगी। तो इसके लिए उन लोगों ने कहा कि सर हमारे पास डाइजेस्ट है, डाइजेस्ट में पूरा आंसर इजीली मिल जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ग्रामर सेक्शन दिए हैं। तो मैं आपको वो डाइजेस्ट का जो ग्रामर सेक्शन का फोटो है, उसका पीडीएफ बना के मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ये सारी चीजें मैं वहीं पे दे दूंगा, ताकि आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो, आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, ऐप वाले में आपको अलग चीजें हैं अवेलेबल है, आप वहां पे भी देख सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लाइक अदर सब्जेक्ट्स का हिंदी का नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदी का सारा मैं उसमें ही प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम, क्योंकि वो एक कहते हैं ना सबसे आसान मीडियम है, आप आसानी से कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। तो ये ग्रामर सेक्शन का जो प्रिपरेशन है, मैं आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड दूंगा, उस पीडीएफ में से ही करना है। और 20 मार्क्स का है, तो ट्राई करना है, कुछ नहीं तो कम से कम 15 मार्क्स का ट्राई करो। 10 से 15, तो मैं ज्यादा इसमें नहीं कहूंगा, कि ग्रामर सेक्शन का कभी कभी ग्रामर सेक्शन आप जो आंसर लिखते हो सकता है बोर्ड वालों के अकॉर्डिंग उसका आंसर दूसरा कुछ हो, इसलिए 10 से 15 तक ट्राई करना है आपको। और ये पॉजिटिव लेके चलना है। देखो 100 आउट ऑफ 100 जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट में स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप है ना आराम से 75 to 85 तक स्कोर कर सकते हो, और यही आपका टारगेट होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, इट मे पॉसिबल आपको लगे कि सर आप तो टीचर हो के इस तरीके से बोल रहे हो, हमको 90 90 100 स्कोर करना है। तो देखिए मैं जानता हूँ 90 और 100 तभी स्कोर हो सकता है जब आप पूरे साल प्रिपरेशन किए हो, और 90 और 100 वाली लिस्ट में वही आते हैं जो कंटिन्यूसली स्टडी किए हो। अगर आप कंटिन्यूसली किए हो तो आपके लिए पॉसिबल होगा, लेकिन अगर आप नहीं किए हो तो जैसा मैंने कहा, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो इजीली 75 to 85 कर सकते हो। वो आपका थोड़ा बहुत जो होगा मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करेगा, कि आप इस 10 दिनों में 5 दिनों में कितनी मेहनत कर लेते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्रामर सेक्शन का कैसे करना है। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है अर्थ ग्रहण। अब ये नेक्स्ट जो सेक्शन डी होता है, ये क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। सेक्शन डी में 3 चीजें आएगा, कि पाठ्य पुस्तक आधारित एक पद्यांश होगा, और उसका ससंदर्भ व्याख्या लिखने के लिए पूछेगा। ठीक है, एक अपठित गद्यांश का 1/3 भाग यानी 1/3, और एक अपठित गद्यांश होगा जिसपे से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, क्या ऐसे हिंदी बोलूंगा तो थोड़ा कम समझ में आएगा, मैं आपको पेपर में जो पेपर पैटर्न प्रोवाइड किया मैं उसमें समझा देता हूँ। सबसे पहले लिखा है, निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय
समय तो पांव कीचड़ में सनी है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है कि आप इससे क्या समझ रहे हो, और ये चांसेस है कि आपकी बुक में से भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आपको समझना क्या है कि आप 2-3 बार रीड करोगे कि आपके कालीन देखेंगे कि किसी दिन इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं। इट मे पॉसिबल, मैं एग्जैक्टली नहीं इसका कितना एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, लेकिन इस समय तो पांव कीचड़ में हो, तो कहीं ना किसी में प्रॉब्लम में है, भविष्य में देखेंगे कि क्या होगा, इस तरीके से कुछ एक्सप्लेनेशन बन सकता है। आप अपने बुक के जो स्टोरीज हैं, आपकी बुक के जो पोएम्स हैं, उनका अगर आप एक बार रीड करके जाओगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एक तिहाई का मतलब होता है 1/3। अब 1/3 कैसे करोगे? आपको क्या करना है, इस पूरे को रीड करना है। रीड करने के बाद कम से कम इसको ट्राई करना 2 टाइम्स रीड करना। 2 बार रीड करोगे, 2 बार रीड करने के बाद इसका स्टोरी जो है वो शॉर्ट में लिखना है। जैसे हम लोग मूवीज 3 घंटे की मूवीज को 5 मिनट में एक्सप्लेन करते हैं, ये वैसा ही वाला सेक्शन है। तो आपको 2 टाइम रीड करना, कम से कम 2 बार रीड करने के बाद आपको 1/3 में ही लिखना है, यानी छोटा कर देना है थोड़ा। ये नहीं करना कि पहली लाइन लिखना, दूसरी लाइन गायब कर देना, तीसरी लिखना, चौथी गायब कर देना, पांचवी लिखना, छठी गायब कर देना, ऐसा नहीं है। आप इसमें से रीड कर लेना, और आपको जो लगता है अननेसेसरी है, बार बार रिपीटेड है, या जिसको नहीं बताओगे कभी सामने वाला वो स्टोरी समझ जाएगा। अब जैसे ये जरूरी नहीं है मूवी के लिए बताना कि उसमें हीरो हीरोइन था, वो लोग के बीच में ये ऐसे हुआ, ये हुआ। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं भाई उन लोगों ने शादी कर ली, मैरिज हो गया, लव कर ली, बात खत्म हो गया। ठीक है, तो ये स्टोरीज आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन सेम वे आपको यही करना है। और उसके बाद यहाँ पे उचित शीर्षक लिखना होता है। याद रखना है, शीर्षक का मतलब टाइटल होता है, और टाइटल के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और इसका 4 मार्क्स मिलेगा, इसलिए टाइटल भी आपको लिखना है। टाइटल जो भी आपको रीड करने के बाद लगता है आप वो लिख सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। देखो, एक ही मूवी के लोग अलग अलग तरीके से वो लोग स्टोरीज के हिसाब से अपने हिसाब से टाइटल सोच सकते हैं, इसलिए टाइटल का आपके ऊपर रहेगा। उसके बाद एक पैराग्राफ होगा, और पैराग्राफ के नीचे 5 क्वेश्चन होंगे। तो ये इसके लिए आपको क्या करना है, इसी को रीड करना है। जैसे ये वाला जो था, मैंने इसको रीड किया था, तो इसमें स्त्री को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, तो यहाँ पे देखो लिखा है कि स्त्री को शिक्षा का स्वरूप पुरुषों की शिक्षा के स्वरूप से अलग रहना चाहिए। ठीक है, हमारा घर स्वर्ग कब बन जाएगा, तो जब स्त्रियों को शिक्षित करने से हमारा घर क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। और शिक्षा का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे मैंने कहीं पढ़ा था, ये रहा, शिक्षा का अर्थ किताबी ज्ञान ही नहीं और नहीं अक्षर ज्ञान है, वह तो जीने की कला है। उसके बाद बुरे समय में स्त्रियां स्वावलंबी कैसे रह सकती हैं, तो बुरे समय में स्त्रियां स्वावलंबी तब रहेंगी जब उनको ये चीजों का नॉलेज होगा, निपुण रहेंगी, तभी है ना, जिससे कि बुरे समय आने पर भी किसी को मोहताज न रहे, मतलब ये सारी नॉलेज होगी, शिक्षा होगी तब। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा है कि इस परिच्छेद की उचित शीर्षक, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्त्रियों के बारे में बात किया, शिक्षा के बारे में बात किया है, तो इसका जो टाइटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्त्रियों की शिक्षा। याद रखना है, जो टाइटल होता है वो ज्यादातर या तो स्टार्ट में होता है या तो एंड में होता है, और दोनों में देखो यहाँ पे शिक्षा शिक्षा बोला है, बस याद रखना है कि स्त्रियों की बात तो स्त्री शिक्षा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टाइटल के बारे में भी डिसाइड कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपका सेक्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। सेक्शन ई वाला जो पोर्शन है, इसमें 2 चीजें होंगी। एक होगा रूपरेखा आधारित एक कहानी लिखने के लिए और उसका शीर्षक, और एक होगा 250 शब्दों में निबंध, यानी ऐसे जिसको बोलते हैं। तो मतलब एक होगा कि आपको छोटा सा एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगा, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टोरी बनानी होती है। जैसे किसान है, 4 बेटे हैं, चारों आलसी, किसान का बुढ़ापा, बेटे की चिंता, मरते समय कहा कि मैंने खेत में धन का कलश रखा है, चारों बेटे ने खेत को खोद डाला, कुछ न मिला, निराश होकर खेत में काम करना, अच्छी फसल और बोध। अब इसका बोध का तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि एक होता ना पूरी स्टोरी समझूंगा उसकी बात समझ में आएगा, लेकिन ये स्टोरी पता मैंने बचपन में सुनी थी कि एक किसान था, वो बूढ़ा हो गया था, तो बूढ़ा होने के बाद काम नहीं कर पाया, क्योंकि उसके चारों बेटे थे, वो चारों आलसी थे, काम नहीं कुछ कर रहे चाहते थे, और बेटे जो उनका बाप था या किसान था, उसको इसकी चिंता सताने लगी अपने बेटों की कि मेरे जाने के बाद ये कैसे करेंगे। तो जब जब वो मरने वाला था, मृत्यु के समय, उसने अपने बेटों से कहा कि मैंने कुछ धन था जो मैंने अपने खेत में छुपा के रखा हुआ है। तो बेटे धन की लालच में पूरे खेत को उन लोगों ने जोत लिया, मतलब कि उन्होंने पूरे खेत को खोद डाला। जब उनको कुछ भी नहीं मिला, तो जब ये सोचे कि अब खेत खोद ही लिया है तो इस खेत में हम फसल उगा लेते हैं। और जब फसल उगाने का उन्होंने सोचा, अब खेत खोद लिया था, फसल उगाए तो फसल अच्छी हुई। अब फसल अच्छी हुई है तो उसके बाद उनको क्या, वही उनको समझ में आ गया कि यही हमारा असली धन है। तो कहने का मतलब क्या, ये इस तरीके से आप स्टोरीज ऐड कर सकते हो। और आपको ज्यादा बड़ा नहीं, 5 मार्क्स का, तो आपको 1 पेज का लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और वैसे भी बहुत सारे वर्ड्स इसमें ऑलरेडी मेंशन है। अब यही है भाई, मेहनत का फल अच्छा होता है, या मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है, ऐसे कुछ करके कोई भी आप बोध अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद 250 शब्दों में निबंध लिखने के लिए आएगा। तो निबंध में ज्यादातर जो चांसेस होता है वो करंट अफेयर्स पे होता है। करंट अफेयर्स का मतलब क्या है कि जैसे ये वाला मुझे लगा था कि हो सकता है आ जाए कि मेरे सपनों का भारत, इस समय ज्यादातर चीजें ये डिस्कशन में चल रहा है कि हमारा इंडिया कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो लिखा भारत की वर्तमान स्थिति क्या है, सपनों का भारत कैसा, कि आप क्या सोचते हो कि आपका भारत कैसा होना चाहिए। एजुकेशन हो गया, संरक्षण हो गया, यानी जो ये मिलिट्री वाला हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय एकता,
होता है ना कि भाई सब एक साथ मिलके रहे, सद्भाव रहे, स्वप्न साकार होने की आशा, इसके बारे में, या पुरुषार्थी प्रारब्ध है, उसके बाद एक देशभक्त की आत्मकथा। इसमें जो आएगा ऐसे, ऐसे के लिए आपको नहीं ज्यादा परेशान होना है, बस आपको दिमाग में ये रखना है कि कोई भी ऐसे आता है, अगर उससे जुड़ा हुआ कुछ भी अगर आपने कहीं देखा है, सुना है, चाहे मूवी हो, चाहे कहते हैं ना कि गाने हो, या कोई भी कहीं भी देखा है, सुना है, तो आप उसको ऐड करके लिख सकते हो। मतलब कि ऐसे का मतलब ही क्या होता है कि आप उसको अपने मतलब उसके बारे में आप डिटेल में डिस्कशन कर रहे हो, बता रहे हो, निबंध है, ठीक है, कि आप उसके बारे में क्या फील करते हो। जैसे मेरे सपनों का भारत, तो आप क्या फील करते हो वही बताना है। तो आप बहुत सारी मूवीज देखी होगी जिसमें दिखाता है कि किस तरीके से होना चाहिए। जैसे अभी बीच में मैंने जवान देखी थी, तो जवान में बहुत अच्छा दिखाया था मूवी में कि मेडिकल फैसिलिटी कैसा होना चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी कैसा होना चाहिए, और किसानों के लिए क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, वोटिंग कैसे करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप उसको देखी होगे, तो आप उसको ऐड करके यहाँ लिख सकते हो कि भाई मेरा भारत ऐसा है कि वहां पे सबको एजुकेशन मिले, वहां पे सबको मेडिकल फैसिलिटी आसानी से मिल जाए, खाने पीने को आसानी से मिल जाए, किसानों को तकलीफ ना। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, और लगभग ये वही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिंदी का पेपर। आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा कि क्या और कैसे प्रिपरेशन करना है। मैंने अपने हिसाब से जितना मुझसे हुआ मैंने ट्राई किया है। क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दे रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां से देख लेना। इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने लिख दिए प्रीवियस ईयर के, जितना मुझे मिला था, ठीक है। बाकी का करना क्या है, हाँ एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, और मैं बता देता हूं कि आप करोगे क्या। सबसे पहले 1 मार्क्स वाले, देखो आपको हिंदी का प्रिपरेशन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग क्या करना कि सब सारे एमसीक्यूज कवर कर लो, इससे क्या होगा, आपके 16 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बुक का जो इंडेक्स है वो कवर कर लो, तो इससे आपके 2 से 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है ना, जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को टिक किया है, जो 7 to 8 वाला है, इसको पहले रीड करना, और एनी हाउ इसको पहले रीड करना, और कम से कम 2 बार। इसको रीड करने से बेनिफिट ये होगा कि इस पूरी स्टोरी का जो कहते हैं ना, एक शॉर्ट में नॉलेज आपको मिल जाएगा कि इस चैप्टर में, इस कहानी में है क्या। क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें लगभग पूरी कहानी शॉर्ट में एक्सप्लेन होती है। तो इससे आपको बेनिफिट क्या, कैरेक्टर्स के बारे में पता चल जाएगा, आपको पता चल कौन कौन से नाम उसमें है। तो कई बार ऐसा होगा कि जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन है, ये भी उसमें कवर हो जाए। इसलिए पहला टारगेट रखना ये 5 से 6 वाक्य वाले। अब देखो इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसमें ये नहीं है, तो ये वाला पहले रीड करना, उल्टा जाना, यानी इसको आप सबसे लास्ट में कवर अप करना, लेकिन करना जरूर है। यहां से उल्टा शुरू करना, क्योंकि हिंदी में यही एक बेनिफिट है कि अब जैसे पंडित के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए, अगर आप इसको रीड करते हो तो बहुत सारे, देखो ये वाला क्वेश्चन कवर हो सकता है, अंत ने पंडित अलोपदीन वंशीधर को क्या कहा, ये कवर हो सकता है। यहाँ पे भी देखो जहां जहां पंडित हो सकता है, ये सारे इसके अंदर कवर हो जाए। तो इस तरीके से आप लॉन्ग क्वेश्चन को पहले रीड करना, शॉर्ट क्वेश्चन को बाद में रीड करना। क्लियर हुआ इतना, लेकिन एमसीक्यू को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, ओके। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो आप वीडियोस को थोड़ा शेयर कर देना। मैं इंग्लिश का और गुजराती का भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपका इंग्लिश है, इंग्लिश तो होगा, इंग्लिश मीडियम के हो, अगर गुजराती आपके फ्रेंड्स का है तो उनको भी इन्फॉर्म कर देना कि मैं जल्दी वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी आज थोड़ा सा काम है बाकी है उसमें, वो मैं करके रात में रिकॉर्डिंग करके मैं आपको कल तक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको देख लेना, जो भी डाउट हो, अगर कुछ हो डाउट मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जितना पॉसिबल होगा मैं आपको सॉल्व करने की, और आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, रिलैक्स होकर पेपर लिखना है, रिलैक्स होकर प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और एक मेरा भाई है, वो अक्सर एक बात कहता है कि वही राम रुचि राखा, काकर तर्क बढ़ावे शाखा। और सही बात है, आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, और वो ये है कि आपको मेहनत करनी है। मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता है, आप मेहनत करते रहो, फल तो आपको मिलेगा ही, इतना भरोसा आप अपने ऊपर रख के चलना है, ठीक है। जैसे मैं मेहनत करता हूँ, मुझे लगता है, मैंने इतने सारे एमसीक्यूज प्रोवाइड की, इतने सारे पीडीएफ प्रोवाइड की, इतने सारी चीजें प्रोवाइड की, और तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर सारे बच्चे नहीं इस पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जो 10-15 ट्रस्ट करेंगे उनको तो बेनिफिट होगा, और वो हो रहा है। काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं, तो वो मेरा कर्म है, आपका कर्म आप अपना करो, बोर्ड वाले अपना कर्म करेंगे, बाकी का चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।